मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त गैसड़ी विधानसभा में, और गैसड़ी विधानसभा में पुनः चुनाव होना है लोकसभा चुनाव के साथ ही। और गैसड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू सिंह को टिकट मिला है, और हमारे साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है और पदाधिकारी कितना मेहनत कर रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ क्या स्थिति है रवि भाई? अभी चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी है। यह चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का चुनाव है, क्योंकि इस विधानसभा के अंदर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। सिर्फ विकास की चर्चा हुई है, शिक्षा की चर्चा हुई है, स्वास्थ्य सड़क की चर्चा हुई है। और यही कारण है कि हमारे जिस प्रत्याशी को बनाया गया श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू जी को, उनका जनाधार बहुत ही भारी भरकम है। और अब की बार के चुनाव में हम लोग रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करेंगे। 2022 के चुनाव में भी इनको टिकट मिला था। 2022 के चुनाव में ये चुनाव हार गए थे। शिव प्रताप यादव, डॉक्टर शिव प्रताप यादव जो थे उच्च विधायक बने थे। उनके देहांत के बाद ये पुनः चुनाव हो रहा है। क्या क्षेत्र में किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है? क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और परम योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा के अनुरूप सरकार की योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उस पर जन समुदाय एकदम प्रसन्न है। और एक मुस्त होकर के सभी धर्म जाति के लोग सभी वोट करके माननीय विधायक जी को और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय साकेत जी को भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और हमारे साथ हैं विनय को। सर, क्या स्थिति है चुनाव में? चुनाव की स्थिति बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ। और थोड़ी सी भूल या गलती हम लोगों से हुई थी 2022। हाँ। हम लोग चंद मतों से हार गए थे, लेकिन इस बार निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ जो है इस विधानसभा को भी जीतेंगे, लोकसभा को भी जीतेंगे। कैसे प्रचंड बहुमत से विधानसभा और लोकसभा दोनों जीतेंगे? जरा समीकरण बता दीजिए। अब समीकरण देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वो जाति और संप्रदाय के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं और उसी को जोड़ करके वो हमसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारे दोनों सरकारों की उपलब्धियां रही हैं, डबल इंजन की सरकार हमारी काम कर रही है, और बलरामपुर जिले के लिए हमारी दोनों सरकारों ने कोई ऐसा काम बाकी नहीं है कि जो न किया हो। अभी आपने देखा कि महीना भर पहले बलरामपुर जिले के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। भिनगा से लेकर के और देवी पाटन तक 4 लेन की सड़क, हरैया चौराहे पर जो है वो ओवरब्रिज का निर्माण, और जो मूलभूत आवश्यकता थी बलरामपुर जिले को मेडिकल कॉलेज से लेकर के, बलरामपुर जिला भारत के 8वें नंबर का जिला था, सबसे पिछड़े हुए जिले में से एक था, लेकिन उस श्रेणी से बलरामपुर जिले को बाहर निकाल करके और जो है आज विकास की रफ्तार में बलरामपुर जिला शामिल है। और उसी के अंतर्गत ये आपका विधानसभा गैसड़ी है। मोदी के आदि मैं लोकसभा की बात कर रहे हैं। आप तो बहुत पुराने नेता हैं जी। आप अटल बिहारी वाजपेयी के जब चुनाव लड़े थे, अटल बिहारी जोशी, सुभद्रा जोशी, नानाजी देशमुख जैसे हस्तियों को बलरामपुर लोकसभा में भेजा था। बदले में इसको क्या मिला? भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, अशिक्षा। तो क्या ये जो बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ टिकट दे दिया जाता है, ये अति पिछड़ा जिला है, बजट यहाँ पे ज़्यादा आता है, तो क्या ये बलरामपुर चरागाह बना है क्या पार्टियों के लिए? 11 सितंबर 2016 को एक डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, और सौभाग्य से उस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था। यही बात मैंने उनसे आग्रह किया था कि बलरामपुर जिला भारत के सबसे पिछड़े हुए जिले में से एक है, आप सर्वे करवा करके देख लीजिए। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसीडर किया, और उसी समय बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बुनियाद पड़ गई थी। श्रद्धेय नानाजी देशमुख के नाम पर हमने एक प्राविधिक इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग किया था, और साथ ही साथ ये निवेदन किया था कि बलरामपुर जिले को पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय गोद लेकर के
और इसका चौमुखी विकास करावे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि बलरामपुर जिले को प्रधानमंत्री कार्यालय ने गोद लेकर के और पिछड़ेपन की श्रेणी से बाहर निकाला। और रह गया सवाल, आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी हमारे लिए नरेंद्र मोदी हैं, कमल का फूल हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और हमारी दोनों सरकारों के विकास के कार्यक्रम को लेकर के हम नहीं देखिए, लोकसभा सुनिए, लोकसभा का चुनाव होता है जब आप संसद चुनेंगे तो संसद प्रधानमंत्री चुनता है, आप संसद चुनेंगे ना कि आप प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। और रह गई भी आज शिक्षा की बात, शिक्षा आज भी यहाँ पे सबसे निचले 37.5% सबसे निचले पायदान पे शिक्षा है। अब आपके सवाल में ही मेरे सवाल से ही आपको जवाब मिलेगा। अगर 2017 के बाद शिक्षा के स्तर में कोई बदलाव आया कि नहीं आया, आप मीडिया के बंधु हैं, हर दृष्टिकोण से हर चीज़ के हर पहलू को देखते हैं। आप प्राइमरी स्तर से लेकर के और विश्वविद्यालय तक की स्थापना शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार ने किया, आखिर उसका लाभ सरकार ने किया। आपकी सरकार ने नई शिक्षा के नीति ऐसा शिक्षा व्यवस्था लाया कि जो 5,000 रुपए में कोर्स होता था वो 15,000 में होने लगा। कौन सा कोर्स? ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन है तो पहले 3 साल में होता था, अब उसको 6 सेमेस्टर हो गया। सुनिए, और 6 सेमेस्टर की जो एडमिशन और जो फीस और जो खर्चा हो रहा है हर बार परीक्षा देने के बच्चों को, उसका 3 गुना हो गया है। देखिए, शिक्षा प्रणाली और किस सरलता पूर्वक से बच्चों का ज्ञान अर्जन, शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान अर्जन। अगर 3 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन होता था और 6 सेमेस्टर में हो रहा है, निश्चित रूप से समय और पैसा तो खर्च हो रहा है। सुनिए, लेकिन शिक्षा का एक स्तर इससे पहले भी था कि जहां ठेके पे नकल होता था और 50,000 और 25,000 में अभी भी ठेके पे नकल हो रहा है। इसी मोदी सरकार, इसी योगी सरकार में ब्रजभूषण शरण सिंह के उसमें कॉलेज में यही बिमला विक्रम स्कूल में नकल होता था। आप एक बताओ, बलरामपुर जिले के अंदर कौन सा केंद्र बिकता है? आप एक बताओ। मैं बता रहा हूँ, बिमला विक्रम महाविद्यालय है, ब्रजभूषण शरण सिंह का कॉलेज है, सुनिए, राजकीय डिग्री कॉलेज है आपके यहाँ, सब नकल हो रहा है। कौन सा केंद्र बिकता है? अरे ठेके पर नकल होता था, ठेके पे डिग्रियां मिलती थी। आज भी ठेके पे ही हो रहा है। शिक्षा का स्तर ठीक हुआ है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? ये बताइए, शैलेश कुमार उस सैलू सिंह को टिकट मिला है, क्या है क्षेत्र में रुझान? बहुत बढ़िया इस स्थिति है और वो काफ़ी वोट से जीतेंगे। पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी तो उस काफी कितने वोट से जीतेंगे? अब ये कोई विषय अनुमान तो है नहीं कितने जीतेंगे, लेकिन हमको लग रहा है समीकरण बताइए। 10,000 से लेके ऊपर समीकरण बताइए, ऐसे कहने नहीं, समीकरण क्या फिट बैठता है? समीकरण फिट बैठता है। सारी जातियाँ एक हो गई हैं, सब मिल गए हैं लोग, सारी जातियाँ एक। हाँ, जो जैसे कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे पार्टियों को वोट दे देते थे, कुछ जातगत आधार पर बटे हुए थे। तो एक तरफा है, अब चुनाव प्रचार कराने की जरूरत? जी हाँ, यही विश्वास कीजिए। नहीं, चुनाव प्रचार जरूरी है, जागरण भी जरूरी है। समीकरण बताइए ना, कैसे चुनाव जीत रहे, तब हम थोड़ा आपसे भी संपर्क करें। नहीं तो इसकी पार्टी की, सुनिए, पार्टी की अपनी व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार देखिए तमाम कार्यकर्ता लगाए गए हैं, कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं, लाभार्थियों से मिल रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, वो तो उनसे मांग रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अच्छी अच्छी सरकार की योजना बता रहे हैं जो हमारे मोदी साहब ने किया है, मोदी जी ने किया है और आदरणीय जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है। क्या किया है? कोई मोदी जी का 5 काम बताइए हमें, कोई काम, 5 काम आपको बता दें। नंबर 1, आवास की व्यवस्था बहुत बढ़िया दिया उन्होंने, ठीक है। नंबर 2, लैट्रिन की व्यवस्था भी दी है, हर घर शौचालय, हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था दे रहे हैं। शौचालय की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा जिला ODF घोषित है, पूरे गांव में आप कहीं चले जाइएगा, सारे शौचालय भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। पिछले 5 वर्षीय योजना की बात आप बता रहे हैं, सुनिए, पूरा जिला जो घोषित है ODF में, तो वे पिछले अगले 5 वर्षीय की बात बता रहे हैं। इस साल जो है अब दूसरा लागू हो गया है, 20 में योजना आई है। हमारे साथ एक ऐसे दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बसपा में भी थे, समाजवादी में पार्टी में भी थे, और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे? अरे बात तो मिथिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपका लगातार साथे चलना रहता है। विधायक जी नमस्ते।
आप प्रेस से हैं, हम राजनीति में हैं। बात यह है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी अपनी विचारधारा है। विचारधाराएं पार्टियों की बदलती रहती हैं, व्यक्तियों की विचारधारा बदलते रहते हैं। जिन पार्टी के विचारधारा से आप प्रभावित होते हैं, उन जिनमें आपकी आस्था होती है, आप उन पार्टी के साथ रहते हैं। ये आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहन जी ने एक नारा दिया था, उस नारे के साथ हम लोग जुड़े थे और बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी थी। लेकिन जब सरकार में आई तो वो आप भी बेहतर जानते हैं, वो नारे जो थे वो खोखले हुए। बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा गया और बहुजन समाज पार्टी सरकार से बाहर तब से लेकर आज तक भी है। समाजवादी पार्टी की जो बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में हम थे, डॉक्टर शिव प्रताप यादव यहाँ के नेता थे, हम उनके साथ थे और एक विजन था उनका, उस विजन का हम स्वागत करते हैं। आज जो परिस्थितियाँ हैं, डॉक्टर शिव यादव साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं पिछले जिला पंचायत चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण किया था। समाजवादी पार्टी में रहने के बाद जो वहाँ का टिकट वितरण प्रणाली है, वो उसमें हम कभी फिट नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारी जातीय समीकरण के अनुसार हर जगह टिकट मिलता है। समाजवादी पार्टी का जो मूल सूत्र है MOI, मुस्लिम प्लस यादव, टिकट उसी में रहेगी। अभी फिलहाल जो विधानसभा का चुनाव है, क्या समीकरण चुनाव का माहौल क्या है? अब हम आपसे बताएं, स्पष्ट चीज है, जिस गैसोड़ी विधानसभा की चुनाव की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे जो जातीय समीकरण है 38% के नियर अबाउट अल्पसंख्यक मतदाता है, 18 पॉइंट कुछ प्रतिशत दलित मतदाता है, 14 पॉइंट कुछ यादव मतदाता है। अब अगर 18-14 जोड़ लीजिए तो 18-14 हो गया 32 और 38 70% हो गया। पिछला जो चुनाव था, जो हमारे प्रत्याशी जिनके साथ हम लोग थे, आज भी हैं, सैलू भाई चुनाव लड़े। चुनाव में होता क्या है कि 10-20% का वोट ऐसा होता है कि जो चुनाव जीतते हुए लोगों के साथ हो जाते हैं। चुनाव हमारा बहुत अच्छा था और हम लोग निश्चिंत थे कि चुनाव हम जीतेंगे भी, लेकिन हम ये कह लीजिए, इसको हम अपने ऊपर, कार्यकर्ता अपने ऊपर जिम्मेदारी लें कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए। 2022 में ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारी रैलियों में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, तमाम जातीय बंधन को तोड़ के लोग हमारे साथ आए और उसका परिणाम ये रहा कि 53,000 पिछली बार जब 17 में विधायक जी पाए थे और इस बार 70,000 नियर अबाउट 70,000 तक वोट पाए। 17,000 कारण ये भी था कि अनुराग यादव जो 22 से 25,000 वोट ले लिए थे, तो वही वोट SP यादव का माइनस हुआ और उस पर उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं मिथिलेश जी, क्योंकि वो जो डॉक्टर SP यादव साहब उस इलेक्शन में जो पाए थे, 46,000 पाए थे, वो वोट जो प्लस हुआ था डॉक्टर SP यादव प्लस हुआ था। वो जो अनुराग के वोट प्लस हुए, डॉक्टर SP यादव प्लस हुए मैक्सिमम। अभी क्या समीकरण? अभी जो समीकरण है, जो हमने आपको 70% बताया, 70% जो विपक्ष के जातीय आधार पे जो वोट है उन अच्छा, हम क्लियर करते चले। विधानसभा का भी यही माहौल है और लोकसभा का भी यही माहौल है। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो ये 70% जातीय आधार पे, वो जो जातीय आधार है वो पूरी तरीके से टूट गई है। ना एक जात का वर्ग का व्यक्ति किसी पार्टी में नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से और हमारे लोकप्रिय नेता के व्यवहार से, आचरण से वो जो जातीय बंधन था वो बंधन टूटा है। तमाम लोग और पिछली बार भी टूटा। अब आप देख रहे हैं हमारी पार्टी कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम अल्पसंख्यक लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, तमाम अल्पसंख्यक लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। वो अभी देख लिया, आपने देखा है 440 यादव गणमान्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वो जो समाजवादी पार्टी के रीढ़ हुआ करते थे, आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो भीड़ भारतीय जनता पार्टी या सैलू भाई के साथ जुड़ रहा है, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? निश्चित तौर पे कारण यह है क्या है, उसमें कई बातें हैं। हम बहुत देखिए, हम राजनीतिक भाषण में, चूंकि आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, सही बता रहे हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है मिथिलेश जी, और जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी लाभ हानि है, वो
पार्टी से मिल लीजिए। एसपी यादव जी के एक्सपायर होने के बाद समाजवादी पार्टी का राकेश यादव को जो टिकट मिला है, क्या यादव बिरादरी की सहानुभूति जाएगी उस पर कि नहीं जाएगी, और मुस्लिम का जो कम्बिनेशन है? देखिए, डॉक्टर एसपी यादव दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने इस क्षेत्र में 35 सालों संघर्ष किया था। राकेश यादव उनके बेटे हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन राकेश यादव परिपक्व राजनीतिक नहीं है, उन पर विश्वास नहीं लोगों का है। जब तुलना की जाती है डॉक्टर राकेश यादव से और सैलू सिंह से, तो लोगों को सैलू सिंह पे ज़्यादा विश्वास नजर आता है। समीकरण आपने बता दिया कि जात मजहब छोड़ करके सिर्फ सैलू भाई को वोट देंगे। नहीं, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की मैं भी बात कर रहा हूँ, और जहाँ लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। सैलू भाई का जो आपने बताया 70% मुस्लिम, यादव, दलित और सारी चीज़ें, तो क्या ये समीकरण काम नहीं करेगा और जात धर्म मजहब छोड़ करके लोग सैलू सिंह को वोट बंधन, करेंगे? सारे बंधन टूट गए, सारे बंधन टूट गए हैं, कोई मेड़ नहीं रह गया है। और मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि जितना वोट सैलू भाई विधानसभा में पाएंगे, निश्चित हमारा पार्लियामेंट के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय साकेत मिश्रा जी, वो भी उतना वोट पाएंगे और भारी बहुमत से कैसे जीत के जाएंगे। उसका कारण बता दें। दद्दन मिश्रा उधर पूरा विरोध कर रहे हैं। ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही कमल फूल देखता है, मोदी देखता है, योगी देखता है। उसके लिए क्या भैया, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मौर्य। 2024 में जो विधानसभा का चुनाव है, क्या स्थिति है? स्थिति साफ है भैया, इसमें आप माननीय विधायक जी शैलेश कुमार सैलू जी को मतदान करेंगे सब। तो क्या चुनाव ठीक है? ठीक है, चुनाव बढ़िया है। जाएंगे? हाँ, चुनाव जीत जाएंगे। तो देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, जिनका साफ कहना है कि समीकरण कोई नहीं है। जात धर्म मजहब को सब तोड़ करके, सारे बंधनों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सैलू भाई को वोट दे करके 2024 विधानसभा चुनाव को जिताने का काम करेगा। लेकिन ये तो समय ही वक्त बताएगा, और ये वक्त ही बताएगा कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी का भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं या नहीं, ये तो जब ईवीएम का खुलेगा तभी पता चलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गैसड़ी, बलरामपुर।